नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आज का सच इतना साफ है कि आपको बहुत ज्यादा गंभीर होने की भी जरूरत नहीं है। उसे आप हर घर में होने वाली एक घटना से ही समझ सकते हैं, जिसे एक मजाक के तौर पर भी कहा और सुना जाता है। किसी बीमारी के लिए जब होम्योपैथी की छोटी सफेद गोलियां खाई जाती हैं तो मजाक में लोग ये कहते हैं कि जब डॉक्टर की बताई हुई डोज के मुताबिक शीशी से निकालो तो गोलियां जितनी चाहिए उससे ज्यादा बाहर आ जाती हैं। मतलब 4 चाहिए तो 6 गोली बाहर आ जाएगी, और जब 2 गोलियां वापस शीशी में डालनी हैं तो 3 गोलियां लुढ़क कर शीशी में चली जाती हैं। तो दवा की शीशी से तय डोज की 4 गोलियां निकाल लेना भी एक नया खेल या कहें कि एक टास्क बन जाता है, और लोग कुछ पल के लिए अपनी बीमारी को भूल जाते हैं। लोकतंत्र में सत्ता के दिए मर्ज को भुलाने का ऐसा ही एक फॉर्मूला चुनाव आयोग ने बिहार में निकाला है। आजकल सिर्फ उसी की चर्चा है। पढ़ाई, कमाई, दवाई, बिजली, पानी, सड़क, विकास, इन जैसे मुद्दों का असल मर्ज तो कहीं पीछे छूट चुका है। शायद दिल्ली ने इसी सोच के साथ ये होम्योपैथी की दवा वाला फॉर्मूला निकाला होगा। वोटर लिस्ट की सघन पड़ताल के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ बुधवार को जब 11 दलों के प्रतिनिधि विरोध जताने चुनाव आयोग पहुंचे तो आयोग ने गजब कर दिया। उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई और ईडी को ही सत्ता का तोता मैना कहता था, लेकिन अब चुनाव आयोग तो सत्ता का सबसे बड़ा मिट्ठू नजर आने लगा है। परिंदों को तो लोग घर में भी पालते हैं और उनके साथ खेल करके खुश रहते हैं, लेकिन जब संवैधानिक संस्थाएं तोता मैना या ऐसे ही किसी पालतू परिंदे जैसी हो जाएं तो लोकतंत्र खुश नहीं, दुखी होता है, मरने लगता है। विपक्ष का सबसे बड़ा इल्जाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है वो यही है कि मोदी सत्ता ने पिछले 11 साल में लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया है। जिन संस्थानों को स्वतंत्र रहकर सत्ता की निगरानी करने का अधिकार संविधान ने दिया है, उन संस्थानों को मोदी सत्ता ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। वो हर संस्था के सर यानी हर संस्था के बॉस बनकर बैठे हैं। इसीलिए शायद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर इस जैसी साजिश चुनाव आयोग के जरिए वो बॉस रच रहे हैं, क्योंकि बिहार में अपनी हार मोदी जी को साफ साफ दिखने लगी है। विपक्ष इस इल्जाम का एक ताजा सबूत भी देता है। 11 पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल को चुनाव आयोग ने यह कहते हुए दरवाजे पर ही रोक दिया कि सिर्फ अध्यक्ष या पार्टी प्रमुख ही चुनाव आयोग में शिकायत लेकर के आ सकते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ना ही लोकतंत्र में ऐसा संभव है। पार्टी का मुखिया हर काम ना ही खुद कर सकता है और ना ही खुद करता है। राजनीतिक दल क्या भाई, कोई भी व्यक्ति हर काम खुद नहीं कर सकता है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी की बात और है, उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि राफेल की डील हो, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाना हो, स्कूल के बच्चों को ज्ञान देना हो, या वैज्ञानिकों और सेना के युद्ध के एक्सपर्ट्स को रणनीति समझानी हो, मोदी जी सब जगह पर्सनली मौजूद होते हैं और खुद सारे काम वही करते हैं, क्योंकि वो खुद को नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं। हर जगह मोदी जी की मौजूदगी से हर काम बनता है या बिगड़ता है, ये बहुत मामूली सवाल है जिसका जवाब आपको मालूम है। लेकिन काबिले गौर 2 बातें हैं। पहली तो ये कि एक अकेला इस तरह का दम भरने वाले मोदी जी को भी पूरी कैबिनेट तो बनानी पड़ती है, और दूसरी बात ये कि चुनाव आयोग का ये नया पैतरा ही ये बताने के लिए काफी है कि दाल काली है। दाल में कुछ कुछ काला वाला दौर तो बहुत पीछे छूट चुका है, दाल ही काली है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तो पिछले वाले राजीव कुमार के भी कान काट लिए हैं। कोई भी राजनीतिक दल हर काम के लिए अलग अलग टीम बनाता है चुनाव आयोग से जुड़े मसलों से निपटने के लिए, और वो भी ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार जैसे सीईसी के दौर में हर दल के भीतर संविधान और कानून की अच्छी समझ रखने वाले नेताओं की
टीम है बाकायदा। चुनाव आयोग उनसे क्यों घबरा रहा है? उनसे क्या छिपाना चाहता है? पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। क्या सिंघवी जैसे कानून के जानकारों से घबरा रहा है चुनाव आयोग? क्योंकि ऐसे नेता ज्ञानेश कुमार को एक नहीं कई दलीलें देकर के, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बानगी देकर के भी ये बता सकते हैं कि चुनाव से ऐन पहले उसने बिहार में वोटर लिस्ट की सघन जांच का जो काम शुरू किया है वो नागरिकों से उनका संवैधानिक हक छीन सकता है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि किसी भी सामान्य परिस्थिति में, हम सामान्य परिस्थिति की बात कर रहे हैं, किसी भी सामान्य परिस्थिति में वोट देने का अधिकार किसी से छीना नहीं जा सकता। बिहार में कोई असाधारण परिस्थिति तो है नहीं। तमाम हील हुज्जत के बाद जब विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग में अपनी बात रखी तो आयोग ने खुद माना कि एसआईआर की वजह से बिहार में 20% तक वोटरों के नाम लिस्ट से कट सकते हैं। ये 20% का आंकड़ा सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये आंकड़ा छोटा नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए बेहद चिंता की बात है। लेकिन चुनाव आयोग की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इसलिए क्योंकि इससे नतीजों पर जो फर्क पड़ेगा वो सत्ता के एसआईआर यानी सर यानी बॉस को फायदा पहुंचा सकता है? क्या यही मकसद पूरा करने के लिए ये कवायद की जा रही है? इलेक्शन कमिश्नर ने कल मीटिंग में एक नहीं 2 बार ये बात कह दी कि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 20% लोग कट जाएंगे। यानी करीब 2 करोड़ ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी साल भर पहले लोकसभा चुनाव में वोट देने का अपना संवैधानिक हक इस्तेमाल किया है, अब वो शायद राज्य के नागरिक बल्कि भारतीय नागरिक ही नहीं माने जाएंगे। वोट देना तो बहुत दूर की बात है। इनमें से बहुत से ऐसे वोटर भी होंगे जो 2003 के बाद से अब तक कई चुनाव में नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके उम्मीदवारों को जिता चुके होंगे। तो क्या वो सारे चुनाव गलत थे? क्या उनको अवैध मान लिया जाए? नीतीश बाबू और मोदी जी ऐसे किसी फर्जीवाड़े से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं क्या? लेकिन हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। नीतीश को भी जनता ने ही चुना है और मोदी जी को भी जनता ने ही चुना है। लेकिन ये वहीं तक सच है जहां तक कुर्सी पर बैठा हुआ चेहरा बदल नहीं रहा है। जैसे ही जमीन पर बदलाव की आहट हुई, मोदी जी की सत्ता के खिलाफ जैसे ही माहौल बना, वैसे ही सारी वोटर लिस्ट झूठी और गड़बड़ हो गई और वोटर लिस्ट में सुधार की उनकी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत सामने आ गई। इस रिवीजन का खतरा तो हमने आपको बता ही दिया है। 20% के करीब लोगों का वोट कटने का अंदेशा खुद चुनाव आयोग बता रहा है। लेकिन ये लोग हैं कौन जिनके वोट कट सकते हैं, या विपक्ष के मुताबिक जिनके वोट काटे जा सकते हैं? उनके बारे में भी विपक्ष से ही सुन लेते हैं। लेफ्ट पार्टी के दीपांकर भट्टाचार्य और तेजस्वी यादव के लेफ्टिनेंट मनोज झा, ये लोग जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं उन्हें गौर से सुनिए और समझिए, क्योंकि वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनाई जाने वाली खास जाति के ही हैं। जितने हमारे नौजवान मतदाता हैं आज के दौर में, छात्र नौजवान जो रोजगार को लेकर सड़क में आते हैं, सवाल उठाते हैं, जो अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, रोजगार के सवाल पर पलायन के खिलाफ, आज उनकी नागरिकता चुनाव आयोग के नज़र में संदिग्ध है और साबित करने की आवश्यकता है। और इसीलिए उन तमाम लोगों को ये एसआईआर के बहाने इसको एक सिटीजनशिप टेस्ट में धकेल दिया गया। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है राइट टू वोट। युवा और गरीब तो मोदी जी की उन 4 जातियों का ही हिस्सा है जो मोदी जी लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में गिनाते हुए घूम रहे थे। इनके भीतर आपको मोदी जी की गिनाई जाने वाली
बाकी 2 जातियां भी मिल जाएंगी, महिला और किसान। यानी प्रधानमंत्री जी अपनी ही बताई चारों जातियों के बुनियादी लोकतांत्रिक और संवैधानिक हक की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसे विशुद्ध रूप से चुनाव आयोग का ही काम मान लिया जाए, तब तो प्रधानमंत्री मोदी को फौरन आगे आ जाना चाहिए था और इस वोट बंदी के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए था और इस पर रोक लगवानी चाहिए थी। वरना फिर यह मानना पड़ेगा कि वोट बंदी भी असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही फैसला है, जिसका ऐलान नोटबंदी की तरह खुद वो आगे आकर के नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग से उन्होंने करवा दिया ऐसा। ऐसे में विपक्ष अगर चुनाव आयोग को बिचौलिया तक बोल रहा है, तो भला इसमें गलत क्या है? हम गलत पते पर चले गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, यह लोकतंत्र की परिभाषा है और सबका दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, नियमित कर रखा है। उस दायरे को अगर कोई तोड़ेगा तो देश देख रहा है, देश जानता है कैसे लोगों को अपने अपने दायरे में फिर से भेजना होता है, देश को यह आता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से बहुत विनम्रता से, इन ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, मैं चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग, यह सत्ता आने जाने वाली चीज है। जब इनके पास 300 सीटें थी तब हम नहीं डरे, ये 240 पे हैं। आप क्यों इनकी गुलामी कर रहे हैं? आप संविधान की गुलामी कीजिए, आप लोकतंत्र की गुलामी कीजिए, आप इस देश के एक एक वोटर की गुलामी कीजिए। ये शाह शहंशाह इन लोगों की गुलामी मत कीजिए। यहां बहुत शाह आए, बहुत शहंशाह चले गए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जिन तीखे शब्दों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी आयुक्तों पर निशाना साध रहे हैं, असल में लोकतंत्र के इस सबसे प्रमुख संस्थान के लिए यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन ये बात सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रह गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 11 साल में देश ने हर संवैधानिक संस्था को लगभग इसी तरह खत्म होते हुए देखा है। शाह और शहंशाह तो किसी भी दौर में स्थायी नहीं होते, ये बात किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन स्वार्थ सिर्फ शाह और शहंशाह का ही नहीं होता है, उनके मुलाजिमों का भी होता है। लोकतंत्र में इसीलिए सबसे बड़ी आवाज तंत्र की नहीं, लोक यानी जनता की मानी जाती है, जिसकी चेतावनी तेजस्वी यादव के लेफ्टिनेंट मनोज झा चुनाव आयोग को दे रहे हैं। अगर जनता का सैलाब चुनाव आयोग के खिलाफ ही सड़क पर आ गया तो फिर क्या होगा? दुनिया भर में हमारे महान लोकतंत्र का जो डंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीटते हैं, उसका क्या होगा? बिहार अगर भारत के बुद्धिजीवियों का गढ़ माना जाता है, तो ये वक्त उनके भी मुखर होने का है, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स हों, लेखक हों, साहित्यकार हों, पत्रकार हों या फिल्म मेकर्स हों। क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सिर्फ राजनीतिक दलों का भी नहीं है, और ये सवाल सिर्फ लोकतंत्र का भी नहीं है, क्योंकि किसी राजशाही में भी जनता की आवाज और उनका हक महफूज रहता है। हर राजशाही तानाशाह नहीं होती। जिस पर मोदी सत्ता पर आज विपक्ष तानाशाही का आरोप लगा रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी राजनीति जिस राम के नाम पर करते आए हैं, वो प्रभु श्री राम भी एक राजा ही थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। मतलब ये कि मौजूदा सवाल देश का है, आम लोगों का है। ये एसआईआर के चक्कर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत पूरा चुनाव आयोग तो बुरी तरह फंसी गया है। खुद एसआईआर सर यानी बॉस वो भी गिर चुके हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। वो भी सिर्फ विपक्ष के द्वारा नहीं, आम जनता के भी द्वारा। गनीमत वहीं तक है जहां तक मनोज झा की कही बात पूरी नहीं हो जाती। अगर वास्तव में जनता का सैलाब सड़क पर आ गया
तो कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।